बिन माँ की 5 बेटियों का एक भाई। समोसे खा लो समोसे, ताजे करारे गर्मा गर्म खस्ता समोसे, समोसे समोसे खा लो समोसे। भरतपुर रेलवे स्टेशन लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। स्टेशन के एक ओर बगल में बैठकर 9 महीने की गर्भवती बबीता समोसे बना रही थी और उसका गरीब पति मोहन समोसे बेच रहा था। हाजी देखो ना, कितनी रात हो गई है, हमारी 5 बेटियां घर पर अकेली होंगी, अब हमें घर चलना चाहिए। फिर दोनों गरीब पति पत्नी बचे कुचे समोसे लेकर घर चल देते हैं। तभी मोहन खुश होकर बबीता से कहता है, बबीता, भगवान की दया से आज हमारे समोसे बढ़िया बिक गए और अच्छी कमाई हो गई है। चलो अच्छा है, आज हमारी 5 बेटियां पेट भर कर खा तो सकेंगी और फिर हमें अपने आने वाले छठे बच्चे के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। बात करते हुए दोनों पति पत्नी रेलवे स्टेशन की पटरी से जा रहे होते हैं। तभी छाए हुए अंधेरे में मोहन का पैर पटरी में फंस जाता है। लाख छुड़ाने के बाद भी मोहन का पैर पटरी से नहीं निकल पाता। इतने में पटरी पर ट्रेन आ जाती है। बबीता रोते हुए कहती है, जी जल्दी कीजिए, ट्रेन आ रही है। बबीता, शायद मुझे अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही जाना होगा। तुम्हें हमारे इस बच्चे की कसम। बबीता, जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए मोहन बबीता को पटरी से धक्का दे देता है और रेलवे स्टेशन की उस पटरी पर ही बबीता को दर्द शुरू हो जाता है। माँ, कोई है, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा। बबीता इधर उधर देखते हुए मदद मांगने लगती है, मगर पटरी एकदम सुनसान थी। थोड़ी देर में वह एक बेटे को जन्म देती है। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बबीता अपने बच्चे को घर की चौखट तक लेकर घर आती है। तभी उसकी 5 बेटियां राधा, सुमन, आशा, प्रिया और दिव्या दौड़कर उसके पास आती हैं और दर्द में तड़पते हुए बबीता खुश होकर कहती है, देखो मेरी बेटियों, तुम्हारा भाई हुआ है। 5 बहनें अपने भाई को प्यार भरी नजर से देखने लगती हैं। तभी बबीता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए छटपटा कर कहती है, मेरी बच्चियों, अपनी माँ को माफ कर देना। मैं तुम सबको इस तरह से छोड़कर जा रही हूँ, मगर जाते जाते मैं तुम 5 को तुम्हारे इस नन्हे भाई की जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। तुम 5 इसका ख्याल रखोगी ना? वादा करो। ये बोलकर बबीता उस बच्चे को राधा की गोद में दे देती है और राधा कहती है, हाँ माँ, हम वादा करते हैं, अपने भाई का ख्याल रखेंगे। इसके साथ बबीता भी मर जाती है और उसके घर में खुशी से बढ़कर रोना पिटना लग जाता है। 10 साल की राधा उनमें सबसे बड़ी थी। सोनी और आशा 7 और 8 साल की थी। प्रिया 5 साल की और दिव्या तो बस 2 साल की थी। ये हम 5 बहनों का इकलौता भाई है, इसीलिए इसका नाम प्रतीक है। ऐसे ही समय बीतता है। घर का खर्चा चलाने के लिए राधा और आशा कुछ घरों में झाड़ू बर्तन करने लगते हैं। सुमन, मैं और आशा काम पर जा रही हैं, हमारे राजा भैया का ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो राधा दीदी, मैं अपने प्यारे भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी। राधा और आशा के जाने के थोड़ी देर बाद ही प्रतीक रोने लगता है। नहीं नहीं मुन्ना, रोते नहीं, चुप हो जा। सुमन दीदी, लगता है हमारे भैया राजा को भूख लगी है, इसे दूध पीना है। अच्छा प्रिया, तू प्रतीक को अपनी गोद में लेकर थोड़ी देर के लिए चुप करा, मैं तब तक दूध गर्म करती हूँ। भाई की भूख के लिए सुमन बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ तोड़कर, आंच जलाकर, चूल्हे का धुआं झेलकर दूध गर्म करके बड़े ही प्यार से उसे गोद में लेकर चम्मच से फूंक फूंक कर दूध पिलाती है। बच 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 बच, मेरे भाई को भूख लगी थी ना, दीदी दूध गर्म करके ले आई है। ऐसे ही 5 बहनें अपने इकलौते भाई का ख्याल रखती हैं। हालांकि दिव्या ना समझ थी, मगर वह भी अपनी 4 बहन की देखा देखी बड़े ही प्यार से प्रतीक को पुचकारती। कोई बहन उसे नहलाती धुलाती तो कोई उसकी मालिश करती और रात में जब साथ मिलकर उसे सब लोरी गाकर सुलाती। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी,
दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। ऐसे ही अब 5 से 7 साल बीत जाते हैं और आशा और राधा मिलकर प्रतीक और अपनी तीनों बहनों दिव्या, प्रिया और सुमन को स्कूल भेजने लगती हैं। यह जूते के धागे बांधना बड़ा ही मुश्किल है। क्या हुआ मेरे प्यारे भाई को? देखो ना आशा दीदी, ये जूते के धागे मुझसे बंध ही नहीं रहे। लाओ मैं बांध देती हूँ। आशा अपने सूट पर अपने भाई के गंदे जूते रखकर भी बड़ी ही खुशी से जूतों का धागा बांधती है। वह जब कभी भी स्कूल में प्रतीक का किसी से भी झगड़ा होता तो उसकी तीनों बहनें अपने भाई के लिए सभी से भिड़ जाया करती। ऐसे ही देखते देखते 10 साल और निकल जाते हैं और प्रतीक की स्कूली पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। बड़ी ही खुशी के साथ प्रतीक अपने स्कूल के रिजल्ट लेकर घर आ रहा होता है। जब मैं अपने स्कूल का रिजल्ट राधा दीदी, आशा दीदी और सुमन दीदी को दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप के बेस पर मेरा एडमिशन एकदम फ्री में शहर के बड़े कॉलेज में होने वाला है, तो मेरी बहनें मेरे लिए कितना खुश हो जाएंगी। तभी प्रतीक देखता है कि लखन और उसके गुंडे उसकी दोनों बड़ी बहनों आशा और राधा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ओए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे अब आ भी जा मेरी हीरोइनी, इतने नखरे क्यों दिखा रही है? इस तरह से किसी की बहन का पीछा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हमारा रास्ता छोड़ दे लखन, वरना शोर मचा मचा कर हम लोगों को इकट्ठा कर लेंगी। राधा दीदी, तुम भी किसके मुंह लग रही हो? पता नहीं इसके घर में माँ बहन है कि नहीं। इतने में लखन आशा का हाथ पकड़ लेता है। तभी गुस्से में आकर प्रतीक उसे बहुत मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? मैं तेरी जान ले लूंगा। प्रतीक, मेरे भाई छोड़ दे उसे, घर चल। ले जा इसे। अरे तेरी बहनें 27 की उम्र में खुले सांड की तरह सड़कों पर घूमेंगी तो यही होगा। घर आकर प्रतीक आंसू भरी आंखों के साथ अपनी बहनों से कहता है, आशा दीदी, राधा दीदी, बस बड़ी बहन होने का बहुत फर्ज निभा लिया आपने। मेरे लिए आपने अपना घर भी नहीं बसाया, मगर अब इस भाई की बारी है, मुझे अपना फर्ज निभाना है। सिर्फ तुम ही क्यों मेरे भाई, तुम्हारी तीनों बहनें भी तुम्हारे साथ खड़ी हैं। हाँ प्रतीक, मेरे भाई, तुम्हारी ये बहन भी तुम्हारे साथ है और हम दोनों तो अभी तुम्हारी 2-4 साल और जान खाएंगी। इसके बाद प्रतीक अपनी 3 बहनों आशा, राधा और सुमन की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है और तीनों की शादी आनंद, राजेश और यश से पक्की हो जाती है। प्रतीक, सबसे छोटे भाई होकर भी अपनी बहनों के लिए जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। हमें तुम्हारी बहनें पसंद है और हमें कोई भी दहेज नहीं चाहिए। इसके बाद तीनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और वह भाई आंसू भरी आंखों के साथ एक एक करके अपनी तीनों बहनों को हल्दी लगाता है। भगवान करे मेरी बहनों को इस भाई के भी हिस्से की खुशियां मिल जाए और इस भाई की भी उम्र मेरी बहनों को लग जाए। आशा, सुमन, देखो हमारा भाई आज सही महीने में बहुत बड़ा हो गया है। माँ, हमने अपना वादा पूरा किया माँ। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से प्रतीक अपनी बहनों की शादी करके उन्हें डोली में बिठाकर विदा करके भाई होने का हक और फर्ज दोनों ही बड़ी ही खूबसूरती से निभाता है। जीजा जी, मेरी बहनों का ख्याल रखना। जाओ दीदी। विदाई के वक्त आशा, राधा और सुमन फूट फूट कर रोती हैं। भैया, अपना ख्याल रखना और हमारे जाने के बाद अपनी बहनों को भूल मत जाना। प्रिया, दिव्या, जो जिम्मेदारी माँ ने हमें दी थी अब वह हम तुम दोनों को देकर जा रहे हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना राधा दीदी। अपनी 3 बहन आशा, राधा और सुमन का घर बस जाने के बाद प्रतीक मेहनत से आगे की पढ़ाई पूरी करता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वह दिव्या और प्रिया की शादी करके उनके भाई होने का हक और फर्ज को निभाता है। कौशल्या अपनी बेटी अमृता के साथ एक गांव में रहा करती थी। अमृता रंग रूप से बहुत काली थी और अमृता के 2 भाई और भाभी शहर में रह रहे थे, लेकिन वो शहर में रहकर भी ना तो अपनी बहन और ना ही अपनी माँ का ख्याल रख रहे थे। इसी के चलते दोनों माँ बेटियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करके गुजरना पड़ रहा था। अरे ये क्या, माँ की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अब मैं क्या करूँ? दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। अमृता की आंखें नम होती हैं, जिसके चलते वो अपने भाइयों को कॉल करती है, लेकिन फोन नहीं लग पाता।
इसके बाद वो अपनी माँ की दवाई खरीदने के लिए काम ढूंढने निकल जाती है। चलते चलते वो एक कपड़ों के शोरूम के बाहर पहुंच जाती है। अरे, यहाँ पर तो एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ एक लड़की की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक बार ट्राई करती हूँ, क्या पता मुझे नौकरी मिल जाए। अमृता ऐसा सोचकर उस शोरूम के अंदर घुस जाती है, जहाँ उसके काले रंग को देखते ही उस शोरूम के ओनर उसे गुस्से से भगाते हुए कहती है, हरी हरी, कौन हो तुम यहाँ कैसे घुस आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शोरूम में अंदर कदम रखने की? अमृता बहुत ही प्यार से और नम्रता से गायत्री से कहती है, मैडम जी, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं काम ढूंढ रही हूँ। आप मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। आप जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। शक्ल देखी है तूने अपनी? आईने में जाकर देख। तेरे जैसी लड़की को अगर मैंने अपने शोरूम में काम करने के लिए रख लिया तो कितनी बदनामी होगी मेरी। कोई भी मेरे शोरूम में कुछ खरीदने नहीं आएगा। जा, चली जा यहाँ से। गायत्री बेचारी अमृता को धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद अमृता रोते हुए वापस घर पहुंच जाती है, जहां उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली माँ, और मैं आपकी दवाइयाँ नहीं लेकर आ पाई। बेटिया, अब तुम्हें कहीं नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरी उम्र हो गई है और अब मैं और जी नहीं पाऊंगी। मेरा और तुम्हारा सफर यहीं तक का था। जाने से पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी कि यहाँ अकेले गांव में तुम रह नहीं पाओगी, इसीलिए मेरे मरने के बाद तुम अपने दोनों भाइयों के पास चले जाना। वो तुम्हारी जिम्मेदारी को समझेंगे और तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर बेचारी अमृता फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। इतने में कौशल्या अपने प्राण छोड़ देती है और भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद बेचारी अमृता गांव में अकेली पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गांव के लोग उसकी दशा देखकर उसे कहते हैं, बेटे, और कब तक तो यहाँ पे रहेगी? तेरे शहर में 2 भाई और 2 भाभी हैं, अच्छा खासा घर है, तुझे उनके पास चले जाना चाहिए। अगर मेरे भाई और मेरे भाभी ने मुझे अपने पास नहीं रखा तो मैं क्या करूंगी? करना क्या है? तेरा हक है कि तेरे भाई तुझे अपने पास रखें और तेरी सारी परेशानियों को अपना समझकर तेरी शादी एक अच्छे घराने में करें। ये उनका फर्ज है। अगर ये तुझे नहीं रखेंगे अपने पास तो भी तू उनके पास जबरदस्ती ही रहने की कोशिश करियो। गांव की सभी औरतें और कुछ आदमी अमृता को उसके भाई के पास जाने के लिए बहुत समझाते हैं, जिसके बाद अमृता सबकी बात मानकर अपने कपड़े एक पोटली में बांध लेती है और गांव से शहर में अपने भाइयों के पास जाने के लिए निकल जाती है। वो बहुत ही मुश्किलों के बाद अपने भाई और भाभी का घर ढूंढ पाती है। लगता है यही मेरे भाई और भाभी का घर है। अमृता घर का दरवाजा खटखटाती है तो उसका सबसे बड़ा भाई वीरेंद्र दरवाजा खोलता है। अरे अमृता, तू यहाँ? तू गांव से शहर इतनी दूर अकेली कैसे आ गई? आजा, अंदर आजा। वीरेंद्र अपनी छोटी बहन को घर के अंदर ले आता है। दोनों भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अमृता फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ के गुजरने की बात अपने दोनों भाइयों को बताती है, जिसका उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और फिर अपनी गलती का उन्हें पछतावा होता है। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज से मेरी प्यारी बहन, तू हमारी जिम्मेदारी है, तू इसी घर में रहेगी। भाई और बहन का ये प्यार देखकर अमृता के दोनों गोरी सुंदर शहर की भाभी गुस्से से लाल होने लगती हैं। अरे वाह, देखो तो सही, इन दोनों भाई का उनकी बहन के साथ प्यार प्रेम कितना ज्यादा है, लेकिन हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। सही कहा तुमने। और जरा इस कल्लो को तो देखो, क्या ये हमारे पतियों की बहन लगती है? मुझे तो लगता है कि सड़क से उठाकर मेरी सास ने इसे अपनी बेटी का नाम दे दिया होगा। इसे तो मैं ननंद कहने पर भी बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। सुरभि और अमायरा को अमृता के काले रंग की वजह से वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते पहले दिन से ही वो उससे उखड़ी उखड़ी बातें करने लगती हैं और उसी से घर के सारे काम करवाती हैं। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस घर में यहाँ से वहाँ टहलने के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? चलो जाकर रसोई में बर्तन मांज लो, सारे झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। सुरभि के कहने पर अमृता रसोई में जाती है और बर्तन मांजने लगती है। उसने बर्तन अभी धोए भी नहीं थे कि तभी अमायरा आती है और उसी से कहती है, एक काम को करने में कितना समय लगाती हो तुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तुम्हें घर के सारे पर्दे और कपड़े भी धोने हैं। इस प्रकार दोनों भाभियां मिलकर अमृता से घर के सारे काम करवाया करती। एक दिन उनके घर पर उन दोनों की शहरी सहेलियां आती हैं। ओह माय गॉड, हम कितने दिनों बाद तुमसे मिल रही हैं। तुम्हें कितना टाइम हो गया है हमारे साथ बाहर चले बिना। हाँ यार,
काफी टाइम बाद हम सब मिल रहे हैं। वो कितने अच्छे पल थे जब हम सब एक साथ पार्टियां करा करते थे। शादी के बाद तुमने सब कुछ धीरे धीरे बंद कर दिया। हाँ, अभी तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आई हैं, उन्हें संभालना भी जरूरी है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या खाना पसंद करोगी? हम अपनी नौकरानी से कहकर वही तुम्हारे लिए बनवा देंगे। सुरभि ऐसा कहने के बाद अपनी ननंद अमृता को आवाज लगाती है और कहती है, सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, और हाँ, आज के खाने में शाही पनीर की सब्जी और कोफ्ते बनाने हैं। सुरभि के कहने के बाद अमृता वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी अंकिता बोल पड़ती है, हे भगवान, तुम्हारी ये काली नौकरानी कितनी गंदी लग रही है। छी छी छी, इतनी काली लड़की को मैं कभी अपने घर की नौकरानी न बनाऊं। जाते जाते अमृता ये सुन लेती है। इसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में फूट फूट कर रोने लगती है। इस परिवार को मैं अपना समझकर यहाँ पर आई थी, लेकिन शहर में आकर मेरी भाभीयों ने मुझे शहर की नौकरानी ही बना दिया। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ऐसा सोचकर अमृता अपना सारा सामान पैक करती है और अपनी पोटली लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद घर के सारे काम सुरभि और अमायरा के ऊपर आ जाते हैं। वहीं वो दोनों घर के काम कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। जब तक हमारी ननद थी तो वो घर की सभी जिम्मेदारियों को अपने सर पर ले गई थी और हमें कोई परेशानी नहीं होने दी थी, लेकिन उसके जाते ही देखो घर के सारे काम हमें ही करने पड़ रहे हैं। उसके आने के बाद हमने नौकरानी को भी निकाल दिया था और नौकरानी भी अब वापस नहीं आना चाहती। ऊपर से हमने अपनी ननद को ही शहर की नौकरानी बना दिया था। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। हमें अपनी ननद को ढूंढना चाहिए। आखिरकार दोनों भाभीयों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो दोनों अमृता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने के बाद उन्हें एक सड़क के किनारे रोते हुए उनकी ननद मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों उससे अपनी गलती की माफी मांगती हैं और उसे अपने साथ अपने घर वापस ले आती हैं। जिसके बाद वो उसे शहर में रहने के थोड़े तौर तरीके सिखाती है और उसे मेकअप करना सिखाती है, जिससे कि अब अमृता सुंदर लगने लगती है। और इसी के चलते दोनों भाभी मिलकर अपनी ननद के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढती है और उसकी शादी करवा देती हैं, जिसके बाद अमृता खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।